नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं मुकाबला। दिल्ली का जंतर मंतर आज मुस्लिम वोटों का पावर सेंटर बना दिखा। वक्फ बिल के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी ताकत दिखाई। लगातार 3 बार तारीख बदलने के बाद आज आखिरकार जंतर मंतर पर वक्फ के खिलाफ एकजुटता दिखाने में कामयाबी भी मिली और इस मजमे में विपक्षी दलों के कई चेहरे न सिर्फ नजर आए बल्कि मंच से सरकार को चुनौती भी पेश की। सबने बारी बारी वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास भी निकाली। मुद्दा वक्फ बिल का था, लेकिन बात संविधान जुल्म नाइंसाफी तक पहुंच गई। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के जरिए देश में एंटी मोदी ब्रिगेड ने एक बार फिर से बड़ा संदेश देने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी यह फिलहाल कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात आज यह है कि मजबे में साफ हो गई जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उम्मीदें विपक्षी दलों पर ही टिकी हैं और विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी आज मंच पर भले दिखी हो, लेकिन इससे उनका पूरा समर्थन मान लिया जाए ऐसा भी नहीं था। किसी भी विपक्षी पार्टियों के सर्वे सर्वा जंतर मंतर पर नहीं पहुंची। उनकी नुमाइंदगी उनके पार्टियों के दूसरे नेताओं ने की और रस्म अदायगी पूरी की। और ऐसे में सवाल यह है कि जंतर मंतर से सरकार के खिलाफ संदेश देने में मुस्लिम संगठन कितने कामयाब हो पाए। सवाल यह भी है कि क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर वक्फ संशोधन बिल के संसद में आने पर भी पड़ेगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं आज के कुछ अहम बयान। सांप का विधेयक के अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है। हमको ये लड़ाई इसी तरह लड़नी है। इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। जहाँ खून की जरूरत होगी वहाँ खून देंगे और जहाँ आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगे चल के अल्लाह ताला आपको मार देगा, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के लाठी में बहुत आवाज उस वक्त आएगा, बिना आवाज के मार आपको पड़ेगी। 1 इंच भी कोई मस्जिद या कब्रिस्तान को कोई लेना नहीं चाहता है। जंतर मंतर पे लोग गुमराह करना चाहते हैं, देश के आम अल्पसंख्यकों को कहीं न कहीं इस कानून को रोकना चाहते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मुफ्ती वजाहत काजमी साहब हैं, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान, नेता हैं IMIM के। मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को 1-1 मिनट दूंगी। अनुराग जी, शुरुआत आपसे करूंगी। बीजेपी ये कह रही है कि भाई मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका हक नहीं छीन रहे हैं, सिर्फ अफवाह फैलाने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और करते ही क्या है? समाज के अंदर नफरत की राजनीति के अलावा दूसरा काम क्या है? कभी औरंगजेब को कंधे पे लेके घूमते हैं, उनको कब्र से उठा के जिंदा करते हैं, उस पर राजनीति करना चाहते हैं। कभी संभल के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी UCC के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी NRC के नाम पे राजनीति करते हैं। जनता के मुद्दों पे बात करना कब चाहते हैं भाई? वक्फ बोर्ड पे आपने JPC बनाई, JPC में सभी विपक्षी दल के और सत्ता दल के सांसद थे, सबने अपना अपना विचार रखा। आपने उनके विचारों को मान लिया होता। जब विपक्ष अपना विचारों को दे रहा था तो आप JPC का मतलब यही होता है ना कि सबका विचार ले लिया जाए, उसके बाद उनके विचारों के हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाए और पार्लियामेंट में पेश की जाए। तब तो आप विपक्ष की बातों क्यों नहीं मानना चाहते भाई? क्या ऐसा है जो आपको डर लग रहा है? किस बात से है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दरअसल में एक इस तरह का मुद्दे को हमेशा जिंदा रखना चाहती है। इसका मकसद है कि जमीनों पे कब्जा कर लेना, दूसरों की जो जमीनें हैं उन पे किस तरह से हम कब्जा कर सकते हैं। भाई मुझे एक समझ में नहीं आता कि वक्फ बोर्ड की जो लोग जमीन डोनेट करते हैं या जो जमीन देते हैं। ठीक है अनुराग जी, टाइम ओवर। मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मुफ्ती वजाहत काजमी साहब। अनुराग जी, टाइम ओवर हो गया है। मुफ्ती वजाहत जी, लगातार अगर ये कहा जा रहा है कि भाई वक्फ में संशोधन की मांग समय के साथ है और लगाम लगाना भी जरूरी है, तो दिक्कतें कहां पर आ रही हैं? कुछ लोग इसे अलग तरह से क्यों ले रहे हैं?
देखिए, मैं जिस तरह से आज का मैंने जंतर मंतर पर धरना देखा है और चीज़ों को मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने बहुत पहले कहा था कि ये वही ताकतें हैं जो देश के खिलाफ आपको खड़ी नजर आएंगी। जिस तरह की बातें वहाँ से हो रही हैं, कुर्बानी दे देंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, वक्त आने पर ऐसा कर देंगे। और फिर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा कह रहा है, जमीयत उलमा हिंद जो अपने आप को मुसलमानों का संगठन कह रहा है, कब तक वो विपक्षी पार्टियों के हाथों खेलते रहेंगे? अगर उनको वाकईतन वक्फ संशोधन में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको वो बैठकर बात करना चाहते हैं, तो सरकार ने पहले भी उनको मौका दिया बात करने का, दोबारा फिर बैठ सकते हैं वो। लेकिन ये सब चीज़ें, और वो भी रमज़ान के इतने पाक महीने में हज़ारों की तादाद में लोगों को वहाँ गुमराह करके लाना और फिर चीख चीख के ये बताना कि तुम्हारे से तुम्हारी मस्जिद कब्रिस्तान सब छीन लिया जाएगा, कितना बड़ा जुल्म इस कौम के साथ है, कितना अंधेरे में इनको रखा जा रहा है, कितनी ठीक है, अंधेरे में रखा जा रहा है। सर, टाइम ओवर हो गया है। जल्दी से शादाब चौहान, के शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले शादाब चौहान, जेपीसी के सदस्य तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, आपत्ति है तो फिर वहां पे दर्ज कराना चाहिए था। जी नहीं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये पूरा का पूरा कानून असंवैधानिक है और वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का जो मेन एजेंडा है इन लोगों का, वो एक षड्यंत्र है मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जा करने का, डकैती डालने का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप क्यों सारी पावर डीएम को दे देना चाहते हैं? जो पहले से सिस्टम है, ट्राइब्यूनल्स हैं, उनको, उनकी पावर्स को आप क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? कोई आप एक गैर मुस्लिम को उसमें क्यों शामिल कर देना चाहते हैं? क्या दूसरे रिलीजन के बोर्ड नहीं है क्या उसमें? इस तरह की चीजें हैं। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र ये है कि जमीनों पर कब्जा किया जाए और एक जो कुछ लोग हैं जिन लोगों को नफरत हमेशा सूझती है, उन लोगों को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई तो जो जो वहां पर रिकमेंडेशन दिए गए, एक भी रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया गया। इतने अहंकार में जगदम्बिका पाल साहब ने किसके दबाव में कार्य किया? ठीक है सर, टाइम ओवर हो गया है। के शर्मा जी, शादाब जी, टाइम ओवर हो चुका है। मैं अभी ओपन डिबेट भी करूंगी, तब आप अपना पक्ष रखिएगा। के शर्मा जी, आज आपने देखा जिस तरीके से जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी ताकत दिखाई, विपक्षी नेता भी वहां पर पहुंचे। आप भले ये कह रहे हैं भाई गुमराह किया जा रहा है, लेकिन उनका तो यही कहना है कि आप हमसे हमारे हक ही छीन ले रहे हैं। नहीं तो प्रिया जी वो क्या कहेंगे? जनता ने इनको जो जनादेश दिया है, विपक्ष में बैठने का दिया है और विरोध करने का दिया है। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी जाकर कहीं भी विरोध कर सकता है, विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। जंतर मंतर में तो कोई कानून बनेगा नहीं, कानून तो बनेगा संसद में। संसद में जब वो विधेयक पेश हुआ तो उस पर जेपीसी बनी, जेपीसी पर भी डिस्कशन हुआ, 118 घंटे उसमें डिस्कशन हुए। यही पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम मुस्लिम संगठन, तमाम अन्य संगठन, तमाम विशेषज्ञ उसमें सब शामिल हुए, अपनी राय रखे। वो सारे रिपोर्ट, सारी राय 418 पेज के वो जेपीसी रिपोर्ट के बाद उसमें सबकी राय सब कुछ संलग्न करके पुनः सदन में आ गया है। और सदन के अंदर अब उस पे जो है गंभीरता से फिर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। आपको जो बातें कहना है आप संसद में आइए, संसद में विचार रखिए, अपनी बातें कहिए, जनता सुनेगी। आप यदि गलत, यहाँ तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ बोलने में आपको कठिनाई आएगी। नवल किशोर जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता है नवल किशोर जी। भाई आपने अभी सुना के शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई जेपीसी में चर्चा हुई है, सबका मत जाना गया और उसके बाद ही ये फैसला हुआ है। अब ऐसा नहीं है, अभी इस पर भी विचार विमर्श तो होंगे ही। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून बनाती है, ये पहला मौका नहीं है, जबकि पूरे देश में यह संदेश गया है कि जो हम चाहेंगे वही होगा। वो आपने देखा होगा कि बिल बनाने के पास भी 3 कृषि कानून इन्होंने वापस लिया। तो कानून बनाना नहीं, इनको तो बुलडोज करना है पूरे सिस्टम को, और जो डाइवर्सिटी इस देश की पहचान है उसको भी तार तार करना है। तो इनको ये तो अभी कह ही रहे थे कि विपक्ष का काम है विपक्ष में बैठना और बात करना, हमारा काम है कि सारा काम को बुलडोज करना, पूरे आइडेंटिटी को बुलडोज करना। हम जैसे चाहेंगे वैसे कानून बनाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो संसद मैंने लोकसभा से और राज्यसभा से बाहर कर देंगे। इस देश में मैंने 150 MP चुने हुए लोग बाहर किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्कशन का दायरा क्या है और अंदाज क्या है। तो ये जो घमंड है, जो कि प्रचंड था, वो तो टूटा है, कुछ 400 से 250 पे आए हैं। और यही रवैया रहा तो हमें लगता है कि इस देश में
ऐसा काम होगा और लोग सामने आएंगे और ऐसे सरकार की बात करेंगे। ठीक है, विनोद बंसल जी करते हैं, क्योंकि जब तक ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है विनोद बंसल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप बने रहिएगा, अभी ओपन डिबेट होगी, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा आगे। विनोद जी, आप कह रहे हैं भाई ये समय की मांग है, संशोधन होना चाहिए और इस पर बात भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इससे भारी ऐतराज है। प्रिया जी, देखिए, ऐतराज करना तो ये संसदीय परंपरा भी है, लोकतंत्र में कोई भी ऐतराज कर सकता है, हमें ये तो स्वस्थ परंपरा बताई गई है। लेकिन अभी जो आपके जो एक आरजेडी के कौन प्रवक्ता थे, वो ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी कानून बनाती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कानून तो संसद बनाती है भाई, और सब लोग मिलकर बनाते हैं, सर्वमत से बनता है, बहुमत से बनता है कानून। और ये कहना कि बीजेपी कानून बना रही है, मैं कहता हूँ कि आप उसका श्रेय बीजेपी को देना चाहते हो, दीजिए, अच्छी बात है ये। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये वास्तव में कानून संसद बनाती है और सबकी सहभागिता होती है। और इस कानून के लिए तो देखिए इतना बड़ा जबरदस्त डिबेट और डिस्कशन हुआ है कि न सिर्फ संसद में और सांसदों के द्वारा, बल्कि जेपीसी और जेपीसी के माध्यम से संपूर्ण देश के नागरिकों के साथ में बहस हुई है, नागरिकों के साथ में उनके व्यू पॉइंट लिए गए हैं, लाखों लोगों को, लाखों क्या बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों लोगों के जो विचार हैं उसमें शामिल किए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर उसमें कोई ये कहता है कि कोई डिक्टेटरशिप है या कोई एकाकीपन है या कोई बुलडोज वाली मानसिकता है, सर टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया है। चलिए अब ओपन डिबेट की शुरुआत करती हूँ। अनुराग जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आप कह रहे हैं भाई औरंगजेब को उठाया जा रहा है, अब औरंगजेब का मुद्दा लाया जा रहा है, इतिहास के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज आपकी पार्टी से धर्मेंद्र यादव गए, उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और भाई के शर्मा जी की बात आपने सुनी, मुफ्ती वजाहत काजमी साहब को आपने सुना, वो तो कह रहे हैं भाई सिर्फ भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्योर सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे कहता है भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे सियासत। बोले हम सियासत नहीं करते, जो बातें इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है हम मानते हैं और पार्लियामेंट में उसी के जो रिकमेंडेशन दिया गया उसके हिसाब से हम लेके आएंगे जेपीसी का, जो जेपीसी में लोगों ने जो अपनी अपनी राय दी थी। कह देना क्या दिक्कत है, उनके चेयरमैन को इनको इस बात को बोलने में क्या दिक्कत हो रही है। कह दे मैं लोकतंत्र का सम्मान करेंगे और जो लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उनको लेके हम आएंगे, ये इतना बोलने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात, अभी एक महोदय कह रहे थे कि पार्लियामेंट से बनता है बिल, अरे तो सभी को पता है पार्लियामेंट से बनता है, लेकिन आप संसदों को निकाल देंगे, 140 संसद एक सेशन में सस्पेंड कर देंगे, उसके बाद बिल बनाएंगे तो क्या कहा जाएगा। इसको तो यही कहा जाएगा कि लोकतंत्र को आप यहाँ गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक बार में 140 संसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे और बिल पास करेंगे तो कैसा चलेगा भाई। सवाल यह है कि जब भी विपक्ष ने किसी बात पे सवाल उठाया है, सत्ता पक्ष को मानना पड़ा है। किसान बिल लेके आए थे, किसान बिल में हमेशा विपक्ष ने कहा कि ये गलत है, हम मजबूत बिल बनाना चाहते हैं। किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, बिल पास कर दिया। बाद में वापस लिया कि नहीं लिया बिल। इसलिए विपक्ष राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र एकता की बात करता है, विपक्ष राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करता है, विपक्ष राष्ट्र के बारे में सोचता है, विपक्ष युवाओं महिलाओं के भले के बारे में सोचता है। सत्ता कब सोचेगी ये मैं पूछना चाहता हूं। विपक्ष अपना धर्म बाखूबी निभा रहा है, सत्ता की जो जनता की मुसीबतें हो, जनता के जो सवाल उनको लेके सरकार के सामने खड़ा कर रहा है। लेकिन क्या सरकार जो विपक्ष आवाज उठाती है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको सुनना, उसका समाधान निकालना, उस पर काम करना। अपना भी तो धर्म निभाएगी कि नहीं निभाएगी। आप सत्ता धर्म नहीं निभा रहे हैं, हम विपक्ष का धर्म बाखूबी से निभा रहे हैं। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि बार बार कहा गया है कि ये अनेकता में एकता वाला देश है और आपकी आदत हो गई है यहाँ पे इस तरह से समाज के अंदर में डिवाइडेड रूल करने की। आप अंग्रेजों के पदचिन्ह पे मत चलिए, आप अंग्रेजों के पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं। अंग्रेजों को इस देश ने खदेड़ दिया था और आज के डेट में तो अनुराग जी जवाब ले लेते हैं, वोट के माध्यम से हटाई जाती है। अनुराग जी, के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। उसका कैसेट बंद ही नहीं होगा, एक रट्टा लगा के आ गया। रुकिए जरा के शर्मा जी, ठीक है अनुराग जी, मैं आपका जवाब ले रही हूँ। भाई आप लोग सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं, बिल गैर कानूनी तरीके से पास करते हैं, ये आरोप आप लोगों पर बार बार लगता है के शर्मा जी। आ गया चला गया, ऐसा है प्रिया जी, अब इनको बंद कराएंगे। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, अनुराग जी जवाब सुनिए, फिर आपको आगे मैं मौका दूंगी, पूरा मौका मिलेगा सर। मैं आरजेडी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता ये दोनों को एक जवाब दे रहा हूँ। ऐसे आदमी को डिबेट में मत बुलाया कीजिए। अनुराग जी जरा ठहरिए ना, मैंने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। अनुराग जी मैंने भी आपत्ति की है के शर्मा जी से, इस पर जवाब सुन लीजिए। क्या आपत्ति है? नहीं आपत्ति नहीं, ऐसे लोगों को बंद करवाइए टीवी पे। भाई वो भाषा की मर्यादा रखने की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या गलत बोला है? उन्हें आपकी कैसेट वाली बात से आपत्ति है। चलिए ठीक है, चलिए डिबेट को देखिए डीरेल नहीं करते हैं, डिबेट को डीरेल नहीं करते हैं सर, मुद्दे पर बात करते हैं। के शर्मा जी जवाब देखिए, मैं आरजेडी के प्रवक्ता और जो है सपा के प्रवक्ता दोनों की बातों का एक शब्द में जवाब देता हूँ।
इन्होंने कहा साहब हम विरोध करते हैं, फिर इनको हमने धारा 370 को समाप्त करने की बात की, खूब विरोध किया, छाती पीटा, माथा फोड़ा, सारा काम कर लिया इन्होंने। सदन के अंदर चढ़ बैठे, सदन के ट्रेजरी बेंच के ऊपर स्पीकर के मुंह पे जो है पेपर फेंक दिया, सारे कुकर्म कर चुके हैं लोग। लेकिन क्या हुआ, धारा 370 हमने डंके की चोट पे समाप्त किया। ट्रिपल तलाक का हम बिल लेकर आए, ये चिल्लाते रहे, नाचते रहे, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करनी, इनको मुसलमान 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 करना है। तो इनको मुबारक, हमने सौंप दिया, खूब मुसलमानों का चैंपियनशिप करो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये है ममता बनर्जी हो, सब मिलकर खूब मुसलमान करो देश के अंदर। हम तो चाहते हैं आप मुसलमान मुसलमान चिल्लाओ, क्योंकि आप हिंदू बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि समानता की बात आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने हमेशा यही काम किया, देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। आज हम जब समानता की बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी। आपने हिंदू कोड बिल बनाया और लेकिन मुसलमानों से कहा कि आप अपने शरिया के अनुसार चलिए, यह आपकी तुष्टीकरण थी। आपके मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, आपने हिंदुओं का अधिकार तो देखा नहीं। तो आप ये देश जानता है, आपने कहा 15% संविधान के विरुद्ध जाके हम आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को। आपको सत्ता भी मिली थी सपा को, लेकिन नहीं दे पाए क्योंकि संविधान विरुद्ध थे। आपने कहा कि बहुसंख्यकवाद की इस देश में कोई जगह नहीं है, ये अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिसके साथ ये खड़े थे, सनातन को समूल नष्ट कर देंगे, ये इनकी भाषा है। तो ये मुसलमान मुसलमान ही कर सकते हैं, ये कभी भी समानता की बात इस देश में नहीं कर सकते। दूसरी बात रहा बब बोर्ड पे, अरे भाई आप आओ, आप, और ये सपा का तो मुझे आश्चर्य लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण की किस हद तक गए, आतंकियों को छोड़ने चले गए, यह कहेंगे कि मुसलमानों के बीच में सद्भावना लानी है। चलिए अनुराग जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले नवल किशोर कुछ कहना चाहते हैं। मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आपका काम है लोगों को बहकाना या जो भी करना, आप कीजिए। और अभी आप अनुराग जी 30 सेकंड बाद मैं आपके पास आऊंगी। मैं एक बात प्रिया जी कह के समाप्त करता हूं। इन्होंने कहा कि विपक्ष, अरे भाई विपक्ष ने उस पूरे जेपीसी में जितने मेंबर हैं सबने अपनी राय रखी है, वही राय अभी सदन में चर्चा में आनी है। ठीक है, चर्चा में आप खूब अपनी चर्चा कर लीजिए। लेकिन उनका आरोप ही है ना कि भाई आप चर्चा के लिए उन्हें रहने कहाँ देते हैं सदन के भीतर। आरोप भी तो यही है ना के शर्मा जी कि आप सुनते ही नहीं है। जेपीसी बना जरूर, लेकिन जो हमको जनादेश किसके लिए मिला है, उनकी बातों को तो सुना ही नहीं गया। ठीक है, नवल किशोर जवाब, हम सबकी सुन रहे हैं, ठीक है, हम सबकी सुन रहे हैं, लेकिन हम ये पूछे कि हमको जनादेश किस लिए दिया पिछली बार। अच्छा ठीक है, पिछली बार जो है देश की जनता ने जनादेश हमें दिया, किस बात के लिए दिया है कि हम विपक्ष इस तरह हंगामा करे। के शर्मा जी सबको मौका देते हैं, सबको मौका दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सुन ली, अब आपने जो सवाल उठाए जवाब भी सुनिए। देखिए, जनादेश का मतलब गुंडागर्दी तो नहीं होता है, जनादेश का मतलब गुंडाई तो नहीं होता है, जनादेश का मतलब धंधाराज तो नहीं होता है। जनादेश जो है राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाजपा कर रही है। ये हिंदूवाद को खत्म करके और हिंदुत्व चलाना चाहती है। हिंदुत्व के माध्यम से इसी देश में जिसका संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक मौका देता है, उसमें हिंदू वर्चस्व की बात करती है। ये बहुसंख्यकवाद वास्तव में भारतीय चरित्र को, भारत के अपने चरित्र को, जिसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, उसको समाप्त करने पर तुली हुई है। कानून बनाते हो, अगर प्रोसेस है, विधायी प्रोसेस है, तो उसमें आप कहते हो सबकी सुनते हैं। अरे सबकी सुनते हो, करते अपनी हो, खाता ना वही जो भाजपा का वही सही। इस तरह का प्रचंड घमंड जो है वो आपका टूट गया है। 400 करते करते 240 पे आ गए हो, और ऐसा रहा तो आपको देश के राजनीतिक परिदृश्य से आपको खत्म करना पड़ेगा, और लोग ही खत्म करेंगे। क्योंकि आप कहते हो कि हमने 370 बना, अरे 370 बनाने में तो वहां आपके लोग क्या कर रहे थे कि लोग वहां पे जमीन ले लेंगे, वहां पर आतंकवाद खत्म होगा। आप बताइए कितने लोग वहां मारे गए, कितने सैनिक मारे गए। आप किस तरह का बात करते हैं? जिस तरह से आप बुलडोज करते हैं विधायी प्रक्रिया को, उससे पता चलता है कि लोकतंत्र में आपका थोड़ा सा विश्वास नहीं है। चलिए ठीक है, अनुराग जी को भी मुझे 30 सेकंड देना है क्योंकि उनके पास भी जवाब है। और के शर्मा जी, अनुराग जी से पहले मैं अनुराग जी को के शर्मा जी बस 30 सेकंड। देखिए मुझे बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है, ठीक है नवल किशोर जी, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। के शर्मा जी मैं आपको भी 30 सेकंड दूंगी, अनुराग जी को भी 30 सेकंड। अनुराग जी जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड, शुरू होते हैं। इतना बकवास करते हो नवल किशोर जी सुनिए अब। देखिए सवाल ये है,
अब मैं बोल लूं, जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे सनातन का समूल नाश करने की बात करते हैं। भैया एक वक्तव्य दिखा दो, झूठ बोलने की सीमा होती है। आज दिखा जाओ टीवी पे कि विपक्ष के किस नेता ने बोला है, समाजवादी पार्टी के नेता ने, कि सनातन का समूल नाश की बात करते हैं। दिखाइए आप, ये झूठ प्रोपेगेंडा बोलना। और कितनी बार आप अपनी डिबेट में मुसलमान मुसलमान कर रहे हो। हम लोग तो शब्द भी नहीं लिया, मुसलमान नाम भी नहीं लिया, क्योंकि हम सबको हिंदुस्तानी समझते हैं। हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तानी है, सबका इस देश की आजादी में सबका खून इस मिट्टी में शामिल है। हम कैसे कहेंगे, हम तो सबको अपना भाई मानते हैं। ये बार बार मुसलमान मुसलमान, एक बात प्रवृत्ति देखिए। अनुराग जी 30 सेकंड आपके हो गए हैं, मुझे बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है। 30 सेकंड जल्दी से, के शर्मा जी 30 सेकंड ही आपके पास। रुकिए ना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने बोला मैं वापस आपके पास आऊंगी। रुकिए ना, एक सेकंड, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी अपने समय से 2 मिनट भी ज्यादा बोली, लेकिन मैंने एक शब्द बोला। ये बताइए कैसे लोग जो अपने हिंदू हिंदू का अपमान करते हैं, तू तड़ाक करने लग जाते हैं। ठीक है भाई, वो तो कह रहे हैं कि हम तो समानता की बात करते हैं ना। के शर्मा जी 30 सेकंड आपके पास भी है। अनुराग जी कह रहे हैं भाई हम समानता की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप ही नहीं करते हैं। मैंने तो 10 उदाहरण गिना, इसमें कौन सी समानता है? हिंदुओं को मुसलमानों को पहला संसाधन में अधिकार मिलेगा, समानता है? हिंदू का कोड भी लागू होगा और मुसलमान सरिया से चलेंगे इस संविधान देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, ये जो है समानता है? मुझे आश्चर्य प्रिया जी, यदि ऐसी समानता, यही समाजवादी पार्टी रमजान के समय कहती है कि मुसलमानों के क्षेत्र में अब आज बिजली जानी चाहिए, 39 जिले आइडेंटिफाइड करती है अपने समय पे, और हिंदुओं के घर में जो है अंधेरा होना चाहिए। यह समानता है इस देश के अंदर, तो इसी का सजा इनको मिला। अभी मैं एक मित्र आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे समाप्त हो जाओगे, समाप्त कर देंगे हम। अरे खुद कहां हो ये तो सोचो जनाब। पिछली बार लोकसभा में 0 सीट खाता नहीं खुला, इस बार 4 सीट पर खड़े हो। ये तो है आपकी स्थिति, आप हमको समाप्त करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, 243 सीट और ये कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? अगर देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो कौन कर रहा है? जिसका समर्थन ये सब कर रहे हैं। के शर्मा जी रुकिए सर, मुफ्ती वजाद काजमी साहब आपको वो सुन रहे हैं, आप सबको सुना है उन्होंने। देखिए मैं नवल किशोर जी आपकी आवाज नहीं आएगी, रुकिए जरा सुनिए। चूंकि वक्फ का मसला जो है वो मुसलमानों के ताल्लुक से है, मैं इसको बहुत संजीदगी से सोच रहा हूँ। रमज़ान का बहुत पाक महीना, पवित्र महीना चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों ने क्यों इस महीने में मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारे गले से भी ऊपर बात जा चुकी है, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, इसलिए तुम जो है वो निकल करके आओ रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी। और विपक्ष बहुत चालाकी से कामयाब हो गया। मैं पूरे देश के मुसलमानों को मैसेज दे रहा हूं इंडिया टीवी से, विपक्ष बहुत चालाकी से कामयाब हो गया है इस बात के लिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और जमीयत उलमा हिंद को, इन सब को उसने उचक लिया है और सरकार से बात करने की बजाय, मसला सुलझाने की बजाय, या वक्फ संशोधन में कोई ऑब्जेक्शन है उससे सरकार पर उस पर बात की जाती बैठकर, उसकी बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और सारे मुस्लिम संगठन जो हैं वो विपक्ष के साथ खड़े हुए। इससे देश के मुसलमानों को तकलीफ है और होनी चाहिए। और मैं देश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो इस पर गौर करें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनको कहां लेकर के जा रहा है। क्यों हम सरकार से टकराने की बात हमेशा करते हैं? अगर हमें वक्फ संशोधन बिल पर ऐतराज है तो जेपीसी के दरवाजे, अभी कोई साहब कह रहे थे कि जगदम्बिका पाल जी जो है बड़े अहंकारी हैं, मैं 10 बार गया हूं उनसे मिलने, एक एक चीज पर मैंने बात की है और मैंने देखा एक एक छोटे छोटे 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप आते थे, उनको भी उन्होंने वक्त दिया है, 24 घंटे दरवाजा खुला हुआ था और शानदार उन्होंने बात सुनी है। इस तरह किसी का इल्जाम ना लगाया जाए। मैं कहता हूं कि सरकार से बात करनी चाहिए थी, विपक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं निभानी चाहिए थी, ना जमीयत को निभानी चाहिए थी। मुसलमान को इस पर गौर करना होगा। ठीक है, वक्फ बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लगातार संग्राम जारी है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शक्ति प्रदर्शन दिखा। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ लोगों का आरोप है कि मुस्लिमों के बहाने अपनी सियासी रोटियां पकाई जा रही है। सवाल यह कि आखिर इस पर सियासत कर कौन रहा है? विनोद बंसल जी, सियासत के आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई कल को तो आप ये कह देंगे कि ये मस्जिद हमारी नहीं है, जब तक जांच होगी तब तक तो वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं होगी और बाद में अगर सिद्ध हो जाते तो उतने दिन तो हम वंचित रहेंगे। जी लगा दीजिए, मुझे आवाज आ रही है। विनोद बंसल जी,
चलिए शादाब जी, आप ही इसी सवाल का जवाब दीजिए। सियासत कर कौन रहा है इस पर? नहीं, सियासत इसमें भारतीय जनता पार्टी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डकैती डालना चाहती है। क्या जरूरत है उसमें डीएम को इंक्लूड करने की? जो पहले से सिस्टम है, क्या उसमें प्रॉब्लम है? ट्रिब्यूनल है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है उसके लिए ट्रिब्यूनल ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन उनका जो मकसद है वो उन प्रॉपर्टीज पर, मस्जिद पर, दरगाहों पर, कब्रिस्तानों पर उनको टारगेट करना। अभी आप देख नहीं रहे कि किस तरह से, जब हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके बावजूद भी किस तरह से मस्जिद पर ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं, किस तरह से एएसआई और पूरे सब लोग मिलकर के षड्यंत्र किया जा रहा है। उसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। हम ये बोल रहे हैं, अगर जेपीसी आपने बनाई तो अगर वहां पर रिकमेंडेशन आए तो आपने कंसिडर क्यों नहीं किया? बार बार आती है कि सरकार से बात करना चाहिए था, क्या जेपीसी के थ्रू बात नहीं की गई? चुने हुए नुमाइंदों ने स्टेक होल्डर से बात नहीं की, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई। लेकिन अहंकार में डूबकर, जिस प्रकार कृषि कानूनों पर अहंकार में डूबकर कानून बनाए गए, उसी प्रकार से अहंकार में डूबकर राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। और हम लोग संवैधानिक तरीके से इसकी मुखालफत इसीलिए करते रहेंगे। इसमें धर्म की राजनीति, सिर्फ मुसलमानों को एंटी मुस्लिम है ये बिल, ये सिर्फ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एंटी मुस्लिम भी है ये बिल। और हम हर संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे इस कानून के विरुद्ध। ठीक है विनोद बंसल जी, के शर्मा जी, आऊंगी जल्दी से। विनोद बंसल जी को भी इंक्लूड कर देते हैं, काफी देर से वो बैठे हुए हैं। विनोद बंसल जी, भाई गैर संवैधानिक बिल है, जरूरत नहीं है, एंटी मुस्लिम बिल है, जानबूझकर सियासत हो रही है, मुस्लिमों की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है ये। देखिए, मुस्लिमों की कब्जा नहीं, वास्तव में मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कौन कब्जा कर रहा है प्रिया जी, ये बता दूं आपको मैं। ये देखिए, ये जो ओवैसी बंधु हैं भाई ना, जमीयत के चीफ हैं, इन्होंने बहुत सारी हजारों एकड़ जमीन वक्फ की कब्जा रखी है। प्रश्न आ रहा है कि जैसे ही वक्फ बिल पारित हो जाएगा, वो जो है इनके हाथ से वो जमीन सारी छिन जाएगी। हमने देखिए कि जब भाग्यनगर में ये जो जेपीसी का डेलीगेशन गया था, तो बाकायदा जेपीसी के डेलीगेशन को हमने डिटेल भी दी थी कि कितने हजार एकड़ जमीन जो है ना, जो कि इसके ओवैसी भाईजान के, भड़काऊ भाईजान के कब्जे में है, और ऐसे ही कई सारे मुस्लिम नेताओं के कब्जे में, उसको मुक्त किया जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि जो अनाधिकृत रूप से जेपीसी ने कब्जा, जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, उसको भी निरपराध लोगों को वापस दिया जाए। प्रश्न ये है कि देखिए, ये विरोध करने वाले लोग कौन है? मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वास्तव में देखा जाए तो इनके पर्सनल इंटरेस्ट को, ये जो खतरा होने की वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं सारे के सारे, और कुछ नहीं है। रही लोकतांत्रिक परंपराओं की बात, तो लोकतांत्रिक परंपरा में तो देखिए पूरा समय दिया है। इतना समय मुझे लगता है संसदीय इतिहास में किसी को नहीं दिया होगा कि जेपीसी को जितना समय दिया और जितना वाइड डिस्कशन नेशनल वाइड जो हुआ, वो संभवतः किसी जेपीसी ने नहीं किया होगा, मुझे लग रहा है। और इतने करोड़ों लोगों की व्यू पॉइंट आने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि मैं सुना नहीं गया, हमें देखा नहीं गया, हमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो मुझे लगता है ये तो लोग गुमराह करने वाली बात है। और ये दुनिया को दिखाने के लिए और अपने मजहबी कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं। ये उनको पता है कि जिस तरह से ये कानून पारित हुआ था, उससे किसी एक भी व्यक्ति की जो है वो सिटीजनशिप नहीं गई किसी मुसलमान की, तो उसी तरह से जो है ना, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, वक्फ बोर्ड के जो बिल के माध्यम से मुस्लिम समाज का बृहद रूप से बड़ा मतलब अच्छा होने वाला है। ठीक है विनोद बंसल जी, रक्षा होने वाली। मैं आपको ऑडियो भी दुरुस्त कराती हूँ। के शर्मा जी, आज महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि गैर मुस्लिमों की एंट्री कैसे हो सकती है। भाई, अगर राम मंदिर को लेकर कोई कमेटी बनेगी तो क्या हम उसमें मुस्लिमों को डाल देंगे? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री कैसे हो सकती है? नहीं, मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं आपके करोड़ों दर्शकों के लिए कि जो जेपीसी बनी थी, जेपीसी में तमाम जो मुस्लिम संगठन आए, विशेषज्ञ आए, मुस्लिम समाज के बहुत प्रमुख लोग आए हैं, वो सब में से बहुत बड़ी संख्या ने इस बिल का समर्थन किया है। प्रिया जी, ये परिप्रेक्ष्य नहीं जाना चाहिए कि ये केवल ये जो कुछ लोग बैठ के जंतर मंतर में हो हल्ला चिल्ला रहे हैं, यही लोग केवल विरोध में, यानी इन्होंने विरोध किया और यही विरोध है, ऐसा नहीं है। समर्थन करने वाले भी तमाम मुस्लिम संगठन हैं, तमाम मुस्लिम विशेषज्ञ हैं, प्रमुख लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, तो ये भी होना चाहिए। अब मैं आता हूँ मोहिरा मित्रा की बात में। हंसी आती है मुझे।
इनको याद नहीं कि पश्चिम बंगाल की जो काली माता का मंदिर का ट्रस्ट बनाया था, उसका चेयरमैन इन्होंने किसको बनाया? इनके मुस्लिम मंत्री को ममता बनर्जी ने बनाया था। वो तो विशुद्ध रूप से काली माँ का, हिंदुओं का मंदिर का ट्रस्ट था। ये समाजवादी पार्टी ये जवाब दे सकती है कि ये जो कुंभ हुआ था 2013 में, उसका पालक मंत्री किसको बनाया था? आजम खान को। तब तो आपको समझ नहीं आई साहब, तब तो आप जो है बड़ा सेकुलर थे। आज हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में एक यदि वो भी चला जाए तो आपको लग रहा है कि कैसे आप हम पे हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो आपने कैसे हस्तक्षेप कर दिया हिंदुओं के उस पर? अपना जो है कर्म याद नहीं आता है इनको। हम तो कहते हैं कि सबके सब धर्म के उसमें सबका सम्मिलेशन होना चाहिए, सब लोग आइए। लेकिन आप जब विरोध करते हैं तो आपको आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। तब हमको बताना पड़ता है कि आपने किस किस तरह से हिंदुओं की छाती पे दाल मूंगे थे, आपने किस तरह से हिंदू आतंकवाद फेस किया, आपने किस तरह भगवा आतंकवाद कहा और चिल्लाते थे सड़कों में खड़े हो के। तो ये सारे पाप इस जो है कांग्रेस गठबंधन में सपा आरजेडी ये सबका। अभी भी चिल्ला रहे थे कि सनातन को किसने वो किया? रामचरितमानस फाड़ा आपके नेता ने, सपा के नेता ने। रामचरितमानस पे प्रश्न उठाया आपके नेता ने। निहत्थे राम कार सेवकों को गोली मारी आपके सपा की सरकार में मारी गई। और यह भी कहा गया कि और मारना होता तो और लोगों को मार देते। मुजफ्फरनगर दंगे में आपने कहा कि केवल मुसलमानों को ही मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा। यही आरजेडी में इनके शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस पर आए दिन जो है गाली गलौज करते रहते हैं, हिंदुओं की आस्था। अभी लालू प्रसाद यादव ने कहा महाकुंभ में स्नान करना फालतू का काम है। तो आप जब हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट करते रहते हैं और तब हम आपसे कहते हैं कि आपको मुसलमानों का चैंपियन बनना है ना, उनके वोट बैंक का, तो मुबारक है आपको। आप भाई कांग्रेस तो कही चुकी है हम मुसलमानों की पार्टी है, ये तो राहुल गांधी का बयान है। तो इसलिए ये सारे मिलकर चैंपियनशिप करें कि कौन ज्यादा मुसलमानों का हिस्सा। लेकिन इस वक्फ बोर्ड के बिल से सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को होगा तो वो गरीब मुसलमानों को होगा। ठीक है अनुराग जी, जब आप उसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। अनुराग जी जवाब दीजिए। के शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। मुसलमानों की लूटी गई। ठीक है के शर्मा जी जवाब सुनिए अब सर, पूरा टाइम आपको दिया मैंने। देखिए कुंभ पे किसी ने विरोध नहीं किया, कुंभ की व्यवस्थाओं पे विरोध हुआ था। 30 सनातनियों की मौत हुई थी और डंके की चोट पे सनातनियों की मौत होगी तो आवाज उठाऊंगा, जो करना कर लेना। अगर सनातनी की मौत होगी, रेल की भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई सनातनी की, तो आवाज उठाऊंगा। कमाल सनातनी की मौत हो जाए और आप कहोगे कि आप आवाज उठा रहे हो, सनातनी की आवाज नहीं उठाऊंगा। इतना खून पानी नहीं हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कुंभ में सनातनियों की मौत हो जाएगी और हम आवाज नहीं उठाएंगे। और ऊपर से आप कह रहे थे अभी अयोध्या की बात कर रहे थे, निपेंद्र मिश्रा जी उसमें मुख्यमंत्री सचिव होते थे, वही निपेंद्र मिश्रा जी आज वहां के ट्रस्ट के मेंबर हैं और एक के अध्यक्ष हैं। बीच में बोल रहे हो, चोरी पकड़ी गई चिल्लाने लगे, गिद्धों का लाश दिख रही है। के शर्मा जी सनातनी संस्कार नहीं है दूसरों के बीच में बोलना, ये सनातनी संस्कार नहीं है दूसरों के बीच में बोलना, ये सनातनी संस्कार नहीं है। के शर्मा जी ठहरिए अब तो आप सुन लो ना, हम आपके बीच में नहीं बोले। फिर आपने बोला, आपने अयोध्या की बात की। अयोध्या में निपेंद्र मिश्रा जी मुख्यमंत्री के सचिव थे जिन्होंने बोला है कि नहीं मुख्यमंत्री के कहने से नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहने से गोली चली थी और आज उन्हीं को आपने वहां ट्रस्ट का मेंबर बना रखा है और एक अध्यक्ष भी है। तब आपने क्यों बनाया भाई जब आपको इतना सा था? दूसरी बात, आप कह रहे थे यहां पे जैसे कुंभ की बात की, कुंभ में 30 लोगों की मौत होगी तो आवाज उठाएंगे हम, सनातनों की मौत होगी तो डंके की चोट पे आवाज उठाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने आदरणीय आजम खान साहब को अध्यक्ष बनाया था। मैनेजमेंट होना और कानून बनाना दोनों में फर्क है। आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, यहां कानून बनाने की बात हो रही है। मैनेजमेंट इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, होली देखा नहीं आपने हिंदू मुस्लिम ने कैसे धूमधाम से बनाई? देखते रह गए ना, कहते ना जुमलेबाज नफरत फैलाने का ख्वाब देखते ही रह गए। जनता ने अमन शांति बहाल करके दिया करारा जवाब। आप धर्म नहीं विकास की बात करो। हम समझते हैं सब कुछ नहीं कर पाओगे, अब माहौल खराब, चाहे जितना जोर लगा लो, होली ईद दिवाली ऐसे ही मिलजुल कर सभी जनता देगी आपको जवाब। सवाल है सब मिलजुल के मनाते हैं यहाँ पे ईद होली जो भी त्योहार आते हैं, दिवाली, आप हल्ला मचाते रह गए, सब एक है ना, सब एक मिलकर जवाब देते हैं ना आपको। सबने खेली होली ना, धूमधाम से होली खेली ना,
देखा आपने? और आप हल्ला मचा रहे थे इतना, ये करो वो करो, कोई कह रहा त्रिपाल ढक के निकलेंगे, कोई कह रहा कि नहीं नहीं इनका अलग वार्ड बना दो, कोई कह रहा देश छोड़ के चले जाओ। ऐसा तो बयानबाजी आपके नेता कर रहे थे, लेकिन मुसलमान भाई ने कितने धूमधाम से हमारे साथ होली मनाई। ये है तो देश के भीतर शांति किसको नहीं चाहिए अनुराग जी? देश के भीतर तो ऐसी ही शांति सबको चाहिए ना। कानून से मत जोड़िए। नवल किशोर जी, के शर्मा जी, बस मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आऊंगी। के शर्मा जी, नफरत की राजनीति करते हैं ना, नवल किशोर बातें देखो कितनी देर से नफरत की बात कर रहे हैं। ठीक, हमने एक बार भी नफरत की बात नवल किशोर जी, हम जब से तो जोड़ने की बात करें तब से कह रहे मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, सनातनी, मूल नष्ट, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अनुराग जी हम तो नाम भी नहीं लेते। नवल किशोर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हिंदू हिंदू करके धार्मिक गोलबंदी करना चाहती है और यही करती रही है। उनके उभार का भी यही कारण रहा है। उन्होंने कहना है सबका साथ सबका विकास, और 15% आबादी जिसके 20 करोड़ जनसंख्या है उसको विलेन बना के रखा हुआ है। ये मूल रूप से भीड़ हिंसक हैं। इनके मंत्री जो रहते हैं वो भीड़ हिंसक वालों को माला पहनाते हैं, जो बलात्कार आके हैं उनका स्वागत करते हैं। ये तो इनका चरित्र है। अभी आपने देखा होगा कि आप लाख फायदा उठाने का कोशिश करते हो धार्मिक आयोजन का, लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। लालू जी ने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी कुंभ के नाम पे कोहराम मचाई थी वो फालतू काम है। कुंभ आज से थोड़ा हो रहा है, सदियों से हो रहा है। कुंभ क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से हो रहा है और उसके बाद खत्म हो जाएगा? ये क्लेम करना और मिसमैनेजमेंट करना भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, और इसी चरित्र के खिलाफ हम हैं। न नफरत फैलाने देंगे, न दुष्प्रचार करने देंगे। हम हर जगह आपको घेर कर घेराबंदी करके और राजनीतिक तरीके से आपको खत्म करेंगे। ठीक है, के शर्मा जी आपके पास आऊंगे। इससे पहले विनोद बंसल जी काफी देर से कुछ कह रहे हैं। विनोद बंसल जी। नहीं, मैं प्रिया जी मैं कह रहा हूँ कि ये चाणक्यपुरों की बात करते हैं और उसको आदर समझते हैं। मुझे लगता है नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इनको कोई बात रखनी तथ्यात्मक रूप से रखे ना। हिंदू का नाम लेते के साथ ही इनको चिढ़ हो जाती है, चाहे हरा कुर्ता हो या भारी जैकेट हो, दोनों को दोनों बिलबिला जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मुस्लिम तुष्टिकरण की बात होती है तो इनकी बातें खिल जाती हैं। जब कुंभ की बात आती है तो इन्हीं के वाले भी कहते हैं वो तो फालतू की चीज है। बहुत सारे लोग अभी कोई हमला करता है तो कोई थोड़ा बोलता है सनातन को और हिंदुओं को। ये सब इंडी की भिंडियां हैं। ये सारे के सारे मिलकर के जो है ना, ये मिलकर के सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदू पर, भारत पर प्रहार करने के लिए एक स्क्रिप्ट मिले हुए हैं। इनको सिर्फ अपनी वंशवाद चलाना है। उस वंशवाद के लिए चाहे देश कहीं भी चला जाए वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। ये लोग जो है ना नियत्ते लोगों को मरवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। के शर्मा जी, ठीक है, के शर्मा जी, उसके बाद मैं उसके बाद काजमी साहब के पास जाऊंगी। के शर्मा जी जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए प्रिया जी, यदि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव भी भरी गंगा के बीच में खड़ा होकर भी कहे ना कि हमने जो है नई गोली चलवाई थी, तो इस देश कभी मानने वाला नहीं। क्योंकि ये पाप जो किया था निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने का, इस पर तो मुलायम सिंह यादव का खुद बयान है। 2017 के चुनाव में वो तो खुलेआम बयान, यानी जब वो कर रहे थे चुनाव प्रचार, तो उन्होंने मुस्लिमों के बीच जाकर कहा कि मुझे और भी लोगों को मरवाना होता तो मैं मरवा देता। ये उनका बयान है। आज कुछ भी अनुराग भदौरिया यहाँ चिल्लाए, मैं कह रहा हूँ हलाल गंगा पी ले झूठ का, लेकिन ये देश नहीं मानेगा। और इसीलिए आपको अच्छी खासी सबक सिखा रहे हैं देश। दूसरी बात मैं आपको कहूं, हमने पूछा कि भैया आपने जब मुजफ्फरनगर के दंगों के में आपने केवल मुसलमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार आपको लगाई। आपने आतंकी छोड़ने की बात की, हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, और केवल आज भी आप वही कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के मामले पर काफी देर से सुन रहे हैं। काजमी साहब, आप जो है झूठ फैला लो जनता के बीच में। ये देश की जनता इतनी परिपक्व है, के शर्मा जी अच्छे से जानती है। काजमी साहब का पक्ष भी सुनिए, ये क्यों उसकी जो है पक्ष ले रहे हैं और क्यों एक अच्छे बिल का विरोध। काजमी साहब बोले। देखिए मेरी बहन, बात यह है कि मैं ये संदेश दूंगा देश के मुसलमानों को कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ संशोधन का बिल लाए हैं। और मेरा ख्याल ये है जितने मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी हाल में सरकार से बात करके राजी नहीं है और ना वो मुसलमानों के हक में है। और जब QR कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करा रहा था तो मैंने उस वक्त इंडिया टीवी पर ही आकर के कहा था कि ये छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जवानों तक, जवानों से बूढ़ों तक आप नफरत ना भरो, बल्कि पहले ये बताओ कि संशोधन क्या क्या हुआ है। आज आपने नोट किया होगा मेरी बहन कि वहां दुनिया भर की तकरीरें हुई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पहले ये संशोधन था,
अब ये हो गया है, अब इसमें चेंजिंग कर दी है, कुछ नहीं बताया गया है। मैं देश के मुसलमानों से अपील करूंगा, देश का प्रधानमंत्री गरीबों के लिए है, वंचित के लिए है, शोषित के लिए है, इसलिए मुसलमान चिंता ना करें, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों, हम वक्फ संशोधन के साथ हैं। ठीक है, 30 सेकंड है अनुराग जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी देश के विकास का रोड मैप नहीं दे पाती। 2-4 शब्द रटे हुए हैं, 2014 से आज 2025 हो गई, उसी पे चल रहे हैं। अरे आप बताइए, आपने युवाओं के लिए क्या किया, ये बताइए ना, कुछ काम बताइए ना, युवाओं के रोजगार के लिए आपने क्या किया है। आपके अमेरिका से इतने अच्छे संबंध है, लेकिन हथकड़ी लगा के हमारे देश के लोगों को भेजा जाता है। सम्मान बचाने के लिए क्या किया बताइए आप बताइए। डीजल पेट्रोल महंगा है, देश के अंदर मुश्किलें क्या क्या बताइए आप। महिलाओं का लगातार जो अपमान होता है उस पर। चलिए अनुराग जी, मेरे पास आज समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज फिलहाल इतना ही।